हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या ऐसा भी होता है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां मेरे एक नहीं पूरे चार दूल्हे थे। चारों के चारों शरीर से मजबूत थे और उनके सामने मैं बिल्कुल कमजोर और दुबली पतली उन सबको कैसे झेलती। और शादी की पहली रात एक एक करके चारों मेरे पास आए और सभी ने मेरे साथ पूरी रात समय बिताया। ऐसा नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आसमान टूट पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ अपनी दुख भरी कहानी। मेरा नाम पल्लवी है। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ घर में जितने भी मर्द होते हैं उन सभी की एक ही पत्नी होती है। और मेरे घर में भी ऐसा ही था। मेरे चाचा, ताऊ और पापा तीनों की पत्नी मेरी माँ अकेली थी। मैं 18 साल की थी और 3 बड़े भाई थे। घर में शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थी क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी उनकी दुल्हन एक थी। उस वक्त मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल बेखबर थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 3 भाभी आएंगी। लेकिन जैसे ही भाई शादी करके घर आए और एक दुल्हन ने घर में प्रवेश किया, मैं देखकर हैरान रह गई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन मैं अपनी 2 और भाभियों को ढूंढ रही थी। खैर, मैं इन सबको भूल गई और नाचने में मग्न हो गई। कुछ ऐसे ही दिन बीत गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते। उस समय लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से थोड़ा पीछे रखा जाता था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। और अगर थोड़ी बहुत होती भी थी तो वो सिर्फ लड़कों के लिए होती थी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। हमारे परिवार में अच्छा मेलजोल था, इसलिए हम सभी को शादी में बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां पर गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 2 दूल्हे थे। मैं आज फिर से हैरान थी कि ऐसा यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी 2 दूल्हों की एक दुल्हन है। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तब मेरी माँ मुझे प्यार से समझाने लगी कि ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। जिस घर में चाहे कितने भी लड़के हों, उनकी दुल्हन एक ही होगी। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभालती पाएगी। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसके कितने लड़के के साथ शादी हो सकती है। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद मेरे घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं शादी करने के लिए तैयार भी नहीं थी। मेरा मन नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि न जाने ऐसा कौन सा घर होगा जिसमें मेरी शादी होगी, और न जाने उस घर के कितने लड़के होंगे जिससे मेरी शादी कर दी जाएगी, और उसके बाद मैं उन सबको कैसे झेल लूँगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। और फिर भाई ने अगले दिन आकर माँ से कहा कि मैं पल्लवी का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 4 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 4 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस पुराने समाज, इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। क्या लड़कियों को ज़रा भी ख्याल नहीं है? क्या लड़कियों की कोई अपनी मर्जी नहीं होती? मैंने कई कोशिशें की कि किसी भी तरह से शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में मेरे यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रही हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं उखड़े मन से वहाँ से चली गई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबे जा रही थी। और आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। सब लड़की अपनी शादी के दिन खुश होती हैं कि मेरी ज़िंदगी में दिन कब आएगा, और मैं इस दिन पर अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 4 का। सब लोग अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात की स्वागत की तैयारी में जुटा था। मुझे भी तैयार किया गया। मेरा रंग गोरा था और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर भी दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख पा रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे ये सब होगा। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई। तभी बैंड बाजे के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना खाने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया, और जैसे ही मैं मंडप पर पहुंची, मैं देखकर हैरान रह गई। वहां पर एक नहीं, पूरे 4 दूल्हे बैठे थे। मैं तो जैसे ठंडी पड़ चुकी थी। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उन सभी ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन सभी के चारों के साथ साथ मेरा पल्लू बांधा और फिर मेरे फेरे करवाए गए।
और फिर शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और मेरी माँ भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब तुम्हारी ज़िंदगी के चारों ही हैं और तुमने इन चारों को निराश नहीं करना है। इनका पूरी तरह ख्याल रखना है। यही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा संसार है। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये बातें मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस समाज की प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ सुन पर मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं तो चिंता में डूबी थी और मेरी चिंता कोई दूर नहीं कर सकता था। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे हुए और सेंट की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मैं लंबा सा घूंघट निकाल कर उस कमरे में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ स्वाहा मनाई और चले गए। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से बेड पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति भी कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसा करते करते मेरे चारों पतियों ने मेरे साथ समय बिताया। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज़ होता जा रहा था। रात भर वह लोग एक मशीन की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करते और दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी। मेरी भाभी मेरे दोस्त की तरह थी। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की आप बीती सुनाई। भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात इस बारे में भैया से कर तो ज़रूर करूँगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी पल्लवी बहन बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ इन लोगों के साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। मेरी सास ने मेरी भाभी की बात मानी और सभी चार भाइयों का दिन निर्धारित कर दिया। एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक ही पति मुझसे संबंध बनाता। लेकिन उन चारों में से सबसे छोटे पति किशन, मैं सबसे अधिक उन्हें पसंद करती थी। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ख्याल रखते और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। बाकियों के मुकाबले में भी उनसे ज़्यादा मैं प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक न चलती, क्योंकि मैं और मेरे छोटे पति की जानते थे कि ये सदियों से चला आ रहा है और घटिया रिवाज है, जिसकी बीड़ियों में हम जकड़े हुए हैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम किशन से ज़्यादा प्यार क्यों करती हो? आखिर हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझ पर अत्याचार शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरी पतियों को भी मेरा और किशन का रिश्ता इतना गहरा पसंद नहीं था। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। किशन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। मेरे साथ ससुर ने मुझे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें किशन छोड़कर आ जाएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। और सौभाग्य से उस रात किशन की बारी थी। रात होते ही किशन मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे प्यार से बताया और कहा कि मुझसे ही तुम्हारी तकलीफ़ अब और नहीं देखी जाती। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम दर्द में हो और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए, यह तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी कह सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है और इस समाज की प्रथा ने मुझे सपनों से ही अलग कर दिया है। और फिर किशन एक ने एक प्लान बनाया और कहा, कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस घर आकर पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर दोनों जब मैं तुम्हें 4-5 दिन बाद वापस लेने आऊँगा, तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। किशन की इन बातों से मैं बहुत खुश हुई। अब मुझे एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर मायके के लिए अपने छोटे पति के साथ निकल पड़ी।
तभी वहाँ किशन को अचानक से फ़ोन आया कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। किशन ने मुझे बस में बिठाया और खुद अपने दोस्त के पास चला गया। सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ, मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज पल्लवी को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, पल्लवी को तो किशन ने सुबह ही बस में बिठा दिया था। और फिर जब किशन घर वापस आया तो मेरे ससुर ने उससे भी कहा कि पल्लवी अभी तक घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में बिठाया था? तभी किशन ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बिठा कर आया था। अब किशन भी घबरा रहा था कि आखिरकार मायके न जाकर पल्लवी कहाँ चली गई। दूसरा दिन हो गया लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा किशन दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद तो वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर खबर रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। अगले 2 दिन बाद पल्लवी की बॉडी एक सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। पत्थर से वार किया गया था और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया कि पहचान ना हो सके। सब लोगों ने उसकी बॉडी, उसके कपड़े और हाथों पर बने निशान से पहचान करी और अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा था कि आखिर पल्लवी को किसने मारा। और दूसरा, पल्लवी के सारे गहने गायब थे क्योंकि मायके जाते समय वह सब कुछ पहन कर गई थी। सब लोगों ने इसे लूट का मामला समझकर इरादा समझ लिया। पुलिस ने अपनी पूरी छानबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और फिर यह घटना भी आई गई होगी और सभी इसे भूलते जा रहे थे। लेकिन किशन ही था जो उसे अपनी यादों में बसा कर बैठा था और भूल नहीं पा रहा था। एक रात वह अपने कमरे में ऐसे ही पल्लवी को याद करते हुए इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी चीज़ से कोई गड्ढा खोदा जा रहा हो। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उसने देखा कि उसके खुद के पिताजी यह गड्ढा खोद रहे थे और न जाने उस गड्ढे से क्या निकाल रहे थे। किशन चुपचाप देखता रहा। तभी पिताजी ने छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह गहने पल्लवी के थे। अब किशन को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन वह ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ने ऐसा काम कैसे किया और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर बिना सोचे समझे किशन ने अगले दिन पुलिस को बुला लिया और सारी बातें साफ कर डाली। किशन के पिताजी किशन को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने फिर सारा सच बताया कि कैसे उन्होंने किशन को पल्लवी की बातें सुन ली थी। जब पल्लवी अपने मायके जाने वाली थी, यह लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे और तभी उनके मन में यह ख्याल आया कि आखिर उनके बाकी बेटों का क्या होगा और वह समाज में क्या मुंह दिखाएंगे और उनकी क्या इज्जत रहेगी। और इसी डर के कारण उन्होंने पल्लवी का पीछा किया और कुछ गुंडों को पैसे देकर उसे जान से ख़त्म करवा दिया। किशन के साथ उसकी ज़िंदगी अलग ना बस पाए और गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूट-पाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाएँ। पुलिस ने किशन के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे पल्लवी की बहुत याद आ रही थी और वह मन ही मन सोच रहा था कि एक पुरानी सोच और रिवाज ने एक लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। एक ऐसा रिवाज जहाँ लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं और उन्हें तकलीफ़ झेलनी पड़ती है कि वह खुलकर जी भी नहीं सकती, और अगर वह खुलकर जीना भी चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। किशन पल्लवी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी और उसके बाद उसने कभी फिर से शादी भी नहीं की। दोस्तों, ये आज की कहानी एक रीति रिवाज को लेकर है जो कि आज के इस ज़माने में ठीक नहीं बैठती। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी को के बारे में क्या राय है, आप भी बताइए।